तो जब बताइए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बताइए तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, आज बताइए तो इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है, किस इतिहासकार ने कहा था? अलबरूनी ने कहा था। ठीक है, आज बताइए किताब हिंद जो लिखा है अरबी भाषा में अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है, बताइए तो उसका अर्थ क्या होता है? भारत के दिन होता है। ठीक है, अच्छा इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इतिहास निश्चित रूप से ऐसा, निश्चित रूप से ऐसा था। ठीक है, अच्छा बताइए प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राष्ट्रंगिक माना जाता है। ठीक है, अच्छा कितवीं शताब्दी में लिखा गया था पुस्तक? 12वीं शताब्दी। किसके द्वारा लिखा गया? कलम के द्वारा। कलम द्वारा लिखा गया। ठीक है, अच्छा बताइए तो आँख की खोज जो हुआ था किस पाषाण काल पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल। ठीक है, या बोलेगा पहिया खोज तब नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में होता है। कृषि की शुरुआत बोलेगा तो नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत मध्य पाषाण काल में होता। अच्छा बताइए तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, नर्मदा घाटी, इसको हथनौरा मध्य प्रदेश जो है नर्मदा घाटी से। ठीक है, तो बताइए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संग्रहण कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। अच्छा बताइए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे। आप बोलेगा भारतीय पुरातत्व का जनक बोलेगा ना, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था। वही बोलेगा पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, बताइए आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? किस पाषाण काल में हुआ था? मानव आधुनिक मानव होमोसेपियंस का ठीक है पूरा पाषाण काल में हुआ, उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अच्छा बताइए तो कपास की प्राचीनतम शाख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से हुआ। ठीक है, अच्छा बताइए तो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद में सबसे प्राचीनतम कौन है? ऋग्वेद है। ठीक है, अच्छा बताइए गौरिक मृदभांड प्राप्त का नामकरण कहाँ से हुआ था? गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? ये महाभारत में नाम था। कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर से हुआ। अच्छा बताइए तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल कौन था? सिंधु सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल कौन था? हड़प्पा था। ठीक है, अच्छा बताइए ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? हरयुपिया कहा गया। हरयुपिया कहा गया। स्वास्थ्य चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अच्छा बताइए तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, सौराष्ट्र में स्थित है, गुजरात के सौराष्ट्र में। अच्छा अच्छा हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितना मुंशी था? किसी का स्क्वायर है 64 को है। क्या बात बोले ये बात। बाकी इसका क्या इसका जो है लिपि कैसा था? भावचित्रात्मक था। ठीक है, अच्छा बताइए धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। इसका खोज किसने किया था? जगपति जोशी। ठीक है, अच्छा बताइए तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा राखी गढ़ी, जो किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। हिसार जिला हरियाणा में। आप ओवरऑल पूछेगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अच्छा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने कहा था ये बात पहले? पिगट कहा था। पिगट कहा था। आज सिंधु सभ्यता के में ईंटों का अनुपात क्या था? 4:1 था। ठीक है,
अच्छा बताइए मोहनजोदड़ो बताए तो किस पाकिस्तान के किस जिला में है? लाड़काना जिला में। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा बताए तो किस नदी के तट पर है? रावी नदी। रावी नदी के तट पर। हड़प्पा से बताया खोज किसने किया था? दयाराम सरस्वती। ठीक है। अच्छा ये बताइए तो ये जो था कालीबंगा, कालीबंगा बताइए किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान में है। हनुमानगढ़ राजस्थान में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बोल रहे हैं, कहाँ स्थित है? भोपाल में। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा बताइए तो वैदिक काल कितने भागों में विभाजित था? वैदिक काल 2 भाग में। एगो उत्तर वैदिक काल, एगो उत्तर वैदिक काल, एगो पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल। आप पूछेगा ऋग वेद की रचना किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक या पूर्व वैदिक काल में, उसी को बोला जाता है ऋग वैदिक काल। और बाकी 3 को जो वेद था उसका किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अच्छा पूर्व वैदिक काल ऋग वैदिक काल का ईस्वी कितना था? 1500 से 1000 BC। वो उत्तर वैदिक काल हो जाएगा 1000 से 600 BC हो जाएगा। और पूरा वैदिक काल का बोलेगा ईस्वी कितना था तब? 600 BC, 1500 BC 600 BC हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए ऋग वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। 10 मंडल है। अच्छा बताइए इस मंडल 10 मंडल है, इसमें कौन मंडल है ना जो कि सबसे प्राचीन है? 2 से 7 मंडल। उसको और क्या और किस नाम से जानते हैं? ये जो 2 से 7 मंडल किस नाम से जानते हैं? गोत्र मंडल के, क्लीन डिवीजन के नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छा ऋग वेद में जनता का विश्वास किसमें था? जनता का विश्वास बलि और कर्मकांड में था। ठीक है। अच्छा बताइए तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है। आज सबसे छोटा बोलेगा तो मुंडकोपनिषद में। ठीक है। आज इसमें कितना मंत्र है बताइए तो? मुंडकोपनिषद 12 मंत्र है। ठीक है। अच्छा ये बताइए तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र किया था। ठीक है। अच्छा बताइए तो सर्वप्रथम प्राचीन उपनिषद कौन सा है? प्राचीन उपनिषद देखिए इसमें 2 आता है। कभी आप बृहदारण्यक उपनिषद है और एगो छंदोग्य उपनिषद भी है, समझे? तो इसमें अभी यहाँ तो दिया है बृहदारण्यक उपनिषद दिया है, समझे? लेकिन सर्च कीजिएगा ना वो दोनों आता है, बृहदारण्यक उपनिषद भी आएगा और छंदोग्य उपनिषद भी आएगा। अच्छा बताइए सर्वप्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद। आप बोलेगा सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद? जाबाल्को उपनिषद में मिलता है। अच्छा बताइए तो विराट पुरुष के ऋग्वेद में विराट पुरुष के भुजा से किस जाति का उत्पत्ति हुआ? क्षत्रिय। भुजा से क्षत्रिय। ठीक है। मुख से ब्राह्मण से हो जाएगा। पैर से किसका हो जाएगा? शूद्र के। वो एगो बच गया जंघा से किसका हुआ? वैश्य का हो गया। ठीक है। अच्छा आर्यों का मूल निवास स्थल तिब्बत प्रदेश किसने बताया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश बताए तो किस भाषा में लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। अच्छा महावीर ने अपने जीवन काल में कितने अनुयायी महावीर ने अपने जीवन काल के कितने अनुयायियों के एक संघ की स्थापना किया था जिसे गंधर कहा गया था? मतलब कितने गंधर थे? 11। महावीर ने अपने जीवन काल में 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की, इन्हें ही गंधर कहा गया था। अच्छा बताइए तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु छठा कर्म था। सुधर्मन था। सुधर्मा था। उसी 11 गंधर्व में से एगो गंधर्व था सुधर्मा। उसके बाद दूसरा बार क्या था? जम्बू स्वामी। जैन संघ अलग था, वो जो संगीति हुआ था ना वो अलग था। जम्बू स्वामी। अच्छा बता जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया का। ठीक है। जहाँ स्थित है बोरोबुदुर मंदिर है। ठीक है। अब बता द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लेखक कौन है?
द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लेखक एडविन अर्नॉल्ड, एडविन अर्नॉल्ड। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को। ठीक है, ठीक है, तो बताइए तो हिंदी व्याकरण जनक किसे कहा जाता है? हिंदी व्याकरण जनक दामोदर, हाँ दामोदर पंडित को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण जनक दामोदर पंडित। वही पूछेगा संस्कृत व्याकरण जनक पाणिनि। पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा के पाणिनि के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदी भाषा के किशोरी दास वाजपेयी को, किशोरी दास वाजपेयी को। अच्छा, अष्टधायक लेखक कौन? अष्टधायक लेखक पाणिनि। पाणिनि। इसमें कितना अध्याय था? 8 अध्याय था। ठीक है, कौन सी था आज होमवर्क? 36 शताब्दी। अच्छा बताइए तो मगध पर शासन करने वाले वंश राजवंश का बताइए, कर्म बताइए, नाम बताइए तो। हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कनौज और सातवाहन वंश। इसका याद रखिए, हसीन मासुका 7। इसे हसीन मासुका 7। हौस हो गया आपको हरियक वंश, स्वास हो गया शिशुनाग वंश, नौस हो गया नंद वंश, मौस हो गया मौर्य वंश, सूस हो गया सुंग वंश, कौस हो गया कर्ण वंश और सौस हो गया सातवाहन वंश हो गया। हसीन मासुका 7। ठीक, आप बना बैठा लीजिएगा उधर करके। देखिए पहला हरियक वंश, इसका क्रम भी पूछता है। हरियक वंश हो गया, उसके बाद शिशुनाग वंश हो गया, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो वही हुआ 7, मतलब 7 पूरा सातवाहन वंश हो गया। चलिए ठीक है, आज मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है बताइए तो? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इतिहास का भी उसी में मिलता है, अथर्ववेद में। ये मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अच्छा बताइए तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी हुआ था? 6वीं शताब्दी में हुआ था। अच्छा बताइए तो मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक बीहदर थे। मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बीहदर थे। वही पूछेगा मगध समाज का वास्तविक संस्थापक कौन था? तब बिंबिसार ही होगा। तब बिंबिसार थे, बिंबिसार था। अच्छा, बिंबिसार कितना वर्ष शासन किया था? 544 से 492 ईसा पूर्व। 492 भी 449 2 छूट गया है, बोलिए 492 रहता है। इसका कितना वर्ष किया था? 52 वर्ष किया था। 52 वर्ष किया था। अच्छा ये बताइए तो जैन साहित्य में है ना बिंबिसार को क्या कहा गया है? आगम। जैन साहित्य में बिंबिसार का क्या नाम है? श्रेणिक नाम है, श्रेणिक नाम है जैन साहित्य में। अच्छा, बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो किसके कहने पर वो है ना जैन धर्म को अपनाया था? उसकी पत्नी थी, 3 को पत्नी थी, उसमें से वो मतलब उससे प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। इसकी पत्नी था चेलना का जैन धर्म स्वीकार किया था। अच्छा बताए तो अच्छा महाजनपद 16 महाजनपद था ना, उसमें 15 को महाजनपद उत्तर भारत में था, एक मात्र जनपद था दक्षिण भारत में। बताए तो कौन था? अशमक था। किस नदी के तट पर था? क्या बोले? गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी तट पर स्थित था महाजनपद। इसका राजधानी कहाँ था अशमक का? कोटली राजधानी था। ठीक है, आज बताए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसी को मारकर मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त। किसकी सहायता से किया था? चंद्रगुप्त, जो भी है कौटिल्य, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, उसी का नाम है चाणक्य का। ठीक है, अच्छा बताइए तो ये जो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन बनाया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो ये कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है? कुसुमपुर पटना का ही प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुर है। ठीक है, अच्छा बताइए तो अच्छा पटना का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? पटना का नामकरण शेरशाह सूरी क्या नाम दिया था उसका? पैठना नाम दिया था। पैठना नाम दिया था, उसका नाम दिया था पैठना। अब वो था अंतिम हिंदू शासक था हेमू या हेमचंद विक्रमादित्य, वो उसको नाम चेंज कर दिया पटना। ठीक है, बताइए तो उदयन वासव दत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उदयन वासव दत्ता की कहानी, ये देखिए उदयन वासव दत्ता, उदयन राजा था, वासव दत्ता मतलब रानी, कहीं की रानी थी, उसका प्रेम कहानी वाला है घटना, समझे? उदयन वासव दत्ता की कहानी किस स्थान विशेष संबंधित है? ये उज्जैन से है। देखिए अधिकतर आप सर्च कीजिएगा ना, आपको कौशाम्बी आएगा। देखो बतस राजधानी था कौशाम्बी। बतस के राजा के पुत्र था उदयन, और उज्जैन की राजा के पुत्री थी वासव दत्ता।
उसी की कहानी है। दोनों ऑप्शन आंसर हो सकता है, समझा। अगर उज्जैन नहीं रहेगा ना तो कौशाम्बी भी मार सकते हैं, अधिकतर कौशाम्बी आता है। चलिए बताइए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस नंद वंशीय शासक का शासन था? घनानंद का ही था, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? जीवक किसे द्वारा होता था? जीवक चंद्रगुप्त राजवैद्य, ठीक है। बिम्बिसार का था, इसी को जीवक को बोला जाता था फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन इसको बोला जाता। अच्छा बताइए, ये जो था जीवक था, जीवक का पूरा नाम क्या था? इसे पूरा एगो जीवक बोलते हैं, उसका राजवैद्य था ना बिम्बिसार का, ये जीवक था। तो जीवक का पूरा नाम क्या था? जीवन कुमार भट्ट। पूरा नाम क्या था? जीवन कुमार भट्ट। किसका पुत्र था ये जीवन कुमार भट्ट? एक वैश्या के पुत्र था ये, वैश्या। अम्रपाली नाम था उसका, अम्रपाली नाम वैश्या के पुत्र था जीवन कुमार भट्ट। अच्छा बताइए, तो प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार था, अर्धचंद्राकार था, ठीक है। अच्छा, मगध के किस शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। और अपने पिता की हत्या की और स्वयं अपने पुत्र से ही मारा गया, ठीक है। अच्छा बताइए, तो ये जो था दूसरा परशुराम के नाम से किसे जाना है? द्वितीय परशुराम किसे माना था? नहीं, घनानंद का कोई शासक है, महापद्मनंद, ठीक है। देखिए, द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है इसको। नंद वंश का था ना, नंद वंश का संस्थापक था कौन? महापद्मनंद। इसी को कहा जाता है परशुराम का दूसरा अवतार, या द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। आप बोलेगा द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध नागार्जुन, ठीक है। द्वितीय बुद्ध नागार्जुन कहा जाता है। अच्छा बताइए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, ठीक है, नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अच्छा बताइए, तो ये जो है 16 का महाजनपद कितना था? 16 का महाजनपद था। उसमें बताइए, तो सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? मगध। सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध था। उसके बाद अवंती था, जो दक्षिण मतलब वो भी था, पूरा शक्तिशाली था। तो अब बता, अवंती को किस मगध शासक ने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये हो जाएगा शिशुनाग। देखिए, मगध की किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? मगध के किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? मगध में ये तो शिशुनाग था, वो बिम्बिसार ने जीत पाया था। तब इसी बिम्बिसार ने उसी को भेजा था। ये वहाँ का कोई परघोत करके कोई राजा था ना, ओकरा पंडु रोग हो गया था, तभी भेजा था। तो मित्रता हो गया तब जीवक को जो भेजा था, तो उस पर नहीं जीत नहीं पाया था। तो ये उसके बाद जीता था कौन? मगध की किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध को मिलाया था? शिशुनाग मिलाया था। अच्छा बताइए, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अच्छा बताइए, तो ये जो महाजनपद 16 महाजनपद था ना, तो बताइए, ये तो 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के किससे जानकारी प्राप्त होता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। वही पूछेगा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से जानकारी मिलता है 16 महाजनपद का, ठीक है। अच्छा बताइए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? अवंती था, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। अच्छा, अवंती महाजनपद था, बताइए उसका बताइए, तो राजधानी कहाँ था? अवंती था और महिष्मती था। देखिए, अवंती था ना, उसमें उत्तर थी, शक्तिशाली भी था। उत्तर दिशा का था, मतलब अवंती राजधानी, और दक्षिण में था महिष्मती। दो राजधानी था, उत्तर दिशा का था आपको हो जाएगा अवंती, और दक्षिण दिशा में था महिष्मती था, ठीक है। जब गंधार बताइए, गंधार राजधानी कहाँ था? तक्षशिला था। अच्छा बताइए, तो 16 का महाजनपद था, तो उसमें बताइए, तो वह कौन सा महाजनपद था जिसमें गणतांत्रिक व्यवस्था थी? गणतांत्रिक व्यवस्था थी। बज्जी और मल था, बज्जी और मल था, ठीक है। अच्छा बताइए, तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन। कब हुआ था? 323 में, 323 ईसा पूर्व में। अच्छा, भारत का अभियान कब किया था सिकंदर? 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। भारत आक्रमण किया था, भारत अभियान या भारत आक्रमण भी क्या था, वही हुआ। 25 लगाया था ग्रुप में, गलत था। 325 वो भारत आक्रमण अभियान क्या था कब? भारत से लौटा था 325 में, लौटा था 325 में, ईसा पूर्व में उल्टा हो चलता है। तो भारत अभियान क्या था? 326 ईसा पूर्व में, भारत से लौटा था 325 ईसा पूर्व में।
अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए तो ये जो ये सिकंदर गुरु क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। हाँ सिकंदर गुरु नाम अरस्तु था। अरस्तु। ठीक है, अरस्तु गुरु का नाम कौन था, क्या था? अरस्तु गुरु का नाम प्लेटो। प्लेटो। अरस्तु गुरु का नाम प्लेटो था। अच्छा ठीक है, बताइए सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था? राउल नहीं राउल केपला बहुकेफला। बहुकेफला हाँ सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था? बहुकेफला। ठीक है, महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम? चेतक। चेता। लक्ष्मीबाई घोड़ा का नाम? बादल। बादल, सारंगी और पवन नाम तीनों था। तीनों याद था। रखें, बादल, बादल, सारंगी और पवन तीनों नाम था। आप पृथ्वीराज चौहान के घोड़ा का नाम क्या था? इसका जानते थे, भूल गए। नाटरंगा था। नाटरंगा। पृथ्वीराज चौहान घोड़ा का नाम नाटरंगा था। हाँ कंथक। बुद्ध घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। सात्विक चलना थी, चलना। अच्छा बताइए तो युद्ध में रथ मसूल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? अशोक। युद्ध में स्थल रथ मसूल नहीं अशोक है। रथ मसूल अजातशत्रु थे। रथ मसूल समझते हैं? रथ मसूल रथ में का रहेगा वो कांटा मले होता है सब होता है। बाहुबली मूवी में काटते रहता है आगे वही से। था रथ मसूल। आई था क्या महाशिलाकंटक? ये मतलब महाशिलाकंटक गोला फेंकता है। गोला नहीं, ये देखिए पत्थर बड़ा बड़ा भेजता था, वो मशीन था उसे मुझे सेना पर बड़ा बड़ा पत्थर उठा के फेंक देता था। वही था ये महाशिलाकंटक हथियार प्रयोग करता था। कौन अजातशत्रु? अजातशत्रु हाँ। अच्छा बताइए तो 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? मगध। मगध था। मगध के किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? शिशुनाग में मिलाया था। ठीक है। अच्छा ये बताइए तो ये जो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक था। बोलेगा शिशुनाग वंश का बताइए तो संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग ही था। शिशुनाग अंतिम शासक बोलेगा तब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। आनंद वंश का बताइए तो संस्थापक घनानंद था। महापद्मानंद। शिव द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। इसका आप बताइए तो अंतिम शासक कौन था? तभी घनानंद हो जाए। मोर वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक बोलेगा मोर वंश वीरदत्त था। ठीक है। अच्छा बताइए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अच्छा बताइए तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? राहुल। नहीं वो उसका चल गया। बिंदुसार नहीं था? बिंदुसार क्या था? चलिए ऐसे चंद्रगुप्त मगध पर शासन किया था ना, पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नहीं अजातशत्रु होगा ना। नहीं अजातशत्रु ये मौर्य समाज में था। अच्छा देखिए पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसका पुत्र था बिंदुसार का पुत्र अशोक। और जो मतलब वो होता है शक्तिशाली शासक था उसका ही दिया, और बहुत असर बहुत उसके बाद आया था। अच्छा बताइए तो ये जो है जनक का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है। अच्छा बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। या उसको बोल सकते हैं प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है। अच्छा बताइए तो मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है। अच्छा विष्णुगुप्त कौटिल्य किसका नाम था? चाणक्य का नाम था। ठीक है। अच्छा बोलिए वही बिंदुसार कब बैठा था मगध पर? 269 ईसा पूर्व में। देखिए 322 ईसा पूर्व बैठा था ये चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार बोलेगा तो 269 ईसा पूर्व बैठा था। अच्छा बताइए सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? नहीं दूसरा कोई थी विलियम जोन्स ने किया था। वही बोलेगा एंड्रोकोटस के रूप में। एंड्रोकोटस में प्लूटार्क द्वारा उसको एंड्रोकोटस कहा गया। एंड्रोकोटस का नाम क्या था उसको? विलियम जोन्स ने। अच्छा बताइए तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन अष्टाध्यायी में विशाख दत्त मिलता है। विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है ना किस ग्रंथ में मिलता है? विशाख दत्त में मिलता है। सॉरी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में। विशाख दत्त ग्रंथ कौन था? मुद्रा राक्षस।
ये ग्रंथकार है शास्त्र में भी तो मिलता है उसका। मिलता है उसमें क्या यहाँ बोला चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से बनल बहुत किताब मिलता है, लेकिन यहाँ विशिष्ट रूप से बनल मिलता है। विशाख ग्रंथ है ग्रंथ है मुद्राक्षस और ग्रंथकार है विशाख दत्त, समझे। ये जो है ना ग्रंथ का नाम है मुद्राक्षस, लेकिन उसका रचना किया था विशाख दत्त किया था। अच्छा ये पूछेगा देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त है, विशाख दत्त है। अच्छा ये जो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अच्छा बताइए अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए तो। अशोक का प्रधानमंत्री अरे वही था जो विष्णुगुप्त, राधा गुप्त था। अशोक का प्रधानमंत्री, वो चाणक्य का प्रधानमंत्री। अशोक का प्रधानमंत्री राधा गुप्त था। अशोक का प्रधानमंत्री राधा गुप्त था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था ये चाणक्य नहीं थी। अच्छा ठीक है, जो बताइए तो ये जो कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था ये किस विषय संबंधित था? राजनीति विषय से, राजनीति एवं आर्थिक नीति से, आर्थिक नीति पर प्रकाश डालता है। अच्छा बताइए तो ये जो मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अच्छा बताइए द प्रिंस पुस्तक लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक ग्रंथ है, बताइए इसका रचना किसने किया था? द प्रिंस, अरे मैकियावेली अभी जस्ट पूछे थे हम, यहाँ कुछ लिखा है ना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य का लिखा था अर्थशास्त्र और प्रिंस मैकियावेली लिखा था द प्रिंस, ये दोनों तुलना किया जाता है। तो द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की है। ठीक है, आज बताइए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी का निर्मित था। ठीक है, अच्छा बताइए तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र। एगो बोलेगा कुम्हार भी कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। अच्छा ये बताइए तो सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, बताइए उसको किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य नहीं हराया था। सेल्यूकस निकेटर जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। विदुषा ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से किन 3 वस्तुओं की मांग किया था? उसके बाद एक दार्शनिक किया था और एक शराब किया था। नहीं मीठा मदिरा सूखा अंजीर, एक दार्शनिक जो सोफिस्ट बोलते थे। अच्छा उसमें से किसको छोड़कर है ना अन्य सभी को है ना दार्शनिक को छोड़ के उसको भेजा था। ठीक है, अच्छा बताइए तो कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर की अवशेष हुए हैं? पाटलिपुत्र के। ठीक है, अच्छा बताइए तो सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? जस्टिन ने किया था। ठीक है, जस्टिन ने किया था। अच्छा ये बताइए तो गुजरा अभिलेख है, जैसे गुजरा मास की सब अभिलेख है ना, उसका उस अभिलेख में ना अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ये सब अभिलेख है जो है, तो बताइए तो गुजरा अभिलेख जो है किस राज्य में है? गुजरा एमपी के दतिया जिला में। एमपी के याद रखिए, एमपी के दतिया जिला में। और वही बोलेगा मास्की पर काम है। मास्की अभिलेख है कर्नाटक में। मास्की कर्नाटक में। नेटूर काम है, नेटूर कोचिंग में। जो अभी जो गांधी मैदान है पटना में, गांधी मैदान, तो उसका आप पहले क्या नाम था? गांधी पटना लोन था, नाम था पटना गांधी मैदान जो है ना अभी, उसका पहले नाम था पटना लोन। तो गांधी मैदान कब पड़ा? 1928 में मृत्यु हुआ था ना, महात्मा गांधी हत्या हुआ था ना, उसी समय पड़ा था उसको, गांधी मैदान पड़ा था 1948 में। चलिए अच्छा बताइए तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज कितने जातियों या वर्गों में विभाजित था? क्या बोले? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने समाज या जातियों में बटा हुआ था? 7 को जातियों में बटा हुआ था, 7 जाति या वर्ग में बटा हुआ था। किस पुस्तक में ये बात कहा गया है? इंडिका लिखा था ना, मेगास्थनीज पुस्तक है ना इंडिका, उसी में कहा गया है, बात लिखा गया है। अच्छा बताइए तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त।
कौन था? उपगुप्त। अच्छा ये बताए तो उपगुप्त जो था ना वो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो आप बताए तो वो साधु भी था, तो बताए तो ये जो चार गो बौद्ध संगीत हुआ था ना, ये किस संगति में भाग लिया था? उपगुप्त। तीसरा बौद्ध संगति में उपगुप्त भाग लिया था, ठीक है। अच्छा ये बताए तो जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लिया था? जैन धर्म की उसी दीक्षा का भतीजा था उपगुप्त। चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? जैनी गुरु था कोई भद्रभाव, जैनी गुरु भद्रभाव से लिया था। अब बताए अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था सर्वप्रथम? जॉन प्रिंसेप। खोज किया था 1750 में पादरी पेंथेलर, और सबसे पहले पढ़ा किसने? जॉन प्रिंसेप भी पढ़ा था। 1837 पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, ठीक है। अच्छा ये बताइए तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहते थे? मंत्री, प्रधानमंत्री, वही मंत्री है कहलाता। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को क्या तीर्थ कहते थे, और उसी को तीर्थ या महामात्र या अमात्य कहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इसका संख्या कितना था? 18। ये सब तो आप क्वेश्चन है किताब में खोजा था पादरी पेंथेलर 1850 में, पादरी 1750 में खोजा था पादरी पेंथेलर, 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। अच्छा बताए तो मौर्यकालीन अधिकारी में बोलना है, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहते थे। क्या कहते थे? समाहर्ता कहते थे। अच्छा नगर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ठीक है, नागरक होता था, नागरक होता था, ठीक है। अच्छा बताइए तो मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तोल करना। क्या था? माप तोल करना था, ठीक है। अच्छा बताइए तो किस मौर्य शासक ने ढक्कन की विजय का शासन को प्राप्त किया था? क्या बोले थे? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ढक्कन विजय प्राप्त किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। अच्छा बताइए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन कहाँ व्यतीत किया था? सरवन बेलगोला में। अच्छा बताइए तो उस किस विधि से उसका मतलब मृत्यु हुआ था? उपवास विधि। उसको क्या बोलते थे? जैन ग्रंथ उसको क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। जैन विधि में उसको उपवास पद्धति बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? संलेखना विधि। क्या बोलते हैं? संलेखना विधि या संलेखना पद्धति बोलते थे। अच्छा बताइए तो अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बोध गया की यात्रा किया था? 10वें वर्ष। अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ का यात्रा किया था? बोध गया के। वही पूछेगा कि कितने वर्ष में निगाली सागर का यात्रा किया था? निगाली सागर 12वें वर्ष, ठीक है। 12वें वर्ष निगाली सागर का। आप बोलेगा लुम्बिनी की यात्रा कब किया था? 20वें वर्ष। 20वें वर्ष। देखिए 13वां शिलालेख में था, कलिंग युद्ध का बना 13वां शिलालेख में। अच्छा ये जो है अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया था? बोध गया का। 12वें वर्ष निगाली सागर यात्रा जो कभी नेपाल में है। अच्छा 20वें वर्ष कहाँ का यात्रा किया था? लुम्बिनी किसका जन्मभूमि है? गौतम बुद्ध का जन्मभूमि है, ठीक है। अच्छा बात ठीक है। कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? कितने वर्ष अपने राज्याभिषेक कितने वर्ष? कलिंग पर 8वां वर्ष किया था। अच्छा 269 में देखिए 269 में शायद बना बैठा था ना, 8 वर्ष पहले। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था ना, 8वें वर्ष किया था। अशोक 269 में नहीं बैठा था, बिंबिसार बैठा था 269 में अशोक बैठा था। अशोक को था कुछ सन 200 बिंदुसार। देखिए बिंदुसार बना था, मगध के गद्दी बैठा था 269 में। अशोक ने गद्दी पर कब बैठा था? सर्च कर लीजिए भाई, बिंदुसार अशोक देख लीजिए। 272 ईसा पूर्व राज्याभिषेक सम्राट अशोक का। कितना दे रहा हूँ? 269 एक बात है। देखिए 8वां वर्ष बिल्कुल सही है। 8वां वर्ष वो अब अशोक अपने राज्याभिषेक 8वां वर्ष कलिंग युद्ध पर विजय किया था, और उसमें 8 घट जाता है। 269 का था, 8 घटेगा तो यहाँ आएगा 261 में कलिंग युद्ध हुआ था।
उल्टा चलता है। ठीक है 69। चलिए अच्छा चलिए तो ईद बताइए तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? देहरादून जिला के कोई गांव है बताइए। कालसी है, ठीक है, कालसी है। अच्छा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। अच्छा बताइए तो अशोक के किस शिलालेख को है ना रानी का शिलालेख भी कहा जाता है? किस शिलालेख को रानी का किस शिलालेख को रानी का शिलालेख भी कहा जाता है? नहीं कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अच्छा ये बताइए तो इसमें रानी का अभिलेख इसके अशोक की किस रानी की चर्चा है इसमें? करुबाकी की। करुबाकी की दान देने की है ना इसमें चर्चा किया गया, करुबाकी की। अच्छा तो कौशाम्बी अभिलेख किस राज्य में है बताइए तो? कौशाम्बी अभिलेख किस राज्य में है? यूपी के किस जगह पर है? इलाहाबाद। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन है। यूपी के इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अच्छा बताइए तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस शासकों ने किया था? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस शासकों ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सातवाहन शासकों ने किया था। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? ननाघाट अभिलेख से, याद रखिए बात, ननाघाट अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अच्छा बताइए तो ब्राह्मी लिपि के प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई थी? किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई थी? पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण, पत्थर के पट्टियों पर उत्कीर्ण। अच्छा बताइए तो सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है या स्थान कहाँ स्थित है? शाहबाज गढ़ी कहाँ स्थित है बताइए तो? पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान में है शाहबाज गढ़ी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। मुख्य रूप से देखिए बहुत भाषा है, लेकिन मुख्य रूप से बोलेगा ना कि प्राकृत हो जाएगा, लिपि बोलेगा तो ब्राह्मणी हो जाएगा। अच्छा बताए तो अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? सबसे कौन सा अभिलेख है ना, 13 का अभिलेख है ना, उसमें केमा अभिलेख जो कि सबसे लंबा है? 7वां लंबा। अच्छा बड़ा अलग है ना, बड़ा सबसे बड़ा 13वां अभिलेख है। मतलब देखिए याद रखिए, यहाँ सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख है, और ये सब छोटा अभिलेख बोलेगा तो रूमी दही का अभिलेख। हाँ रूमी दही का सब छोटा अभिलेख रूमी दही का अभिलेख। देखिए यहाँ ये जो हो रहा है ना, जैसे आप लुसेंट पढ़ेगा, लुसेंट को सब क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। लुसेंट वाला भी देख के मेज कर दिए थे और उस लुसेंट और भी किताब का है। ये सब जो क्वेश्चन अशोक एक उपासक के रूप में अपने आज से के में वर्ष बोध गया था, ये सब क्वेश्चन है लुसेंट के, लुसेंट क्वेश्चन है, इसमें नहीं, बहुत किताब में नहीं था ये। अच्छा ये बताइए तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने किया था, ठीक है। अच्छा बताइए तो अशोक ने बुद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा, इसका क्या प्रमाण मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी नाम, ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से पता चलता है बात। अच्छा बताइए तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान चला है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चला है? कोई अनुराधापुर है, श्रीलंका में स्थित है अनुराधापुर, श्रीलंका में स्थित है अनुराधापुर, ठीक है। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था, ठीक है, अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने है ना अभिलेखों के माध्यम से शासन आदेश दिया था? जारी किया था, अशोक था, ठीक है। अच्छा बताइए तो वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाबरू स्तंभ अभिलेख, ठीक है, भाबरू से लेकर भाबरू स्तंभ अभिलेख। ये कहाँ है, किस राज्य में बताइए तो? राजस्थान में, यहाँ है राजस्थान में, ठीक है। अच्छा बताइए तो निगाली सागर बताइए तो निगाली सागर जो है ये शिलालेख भी है, इसके खोजकर्ता कौन है? निगाली सागर यही ना 12वां वर्ष यहाँ यात्रा किए थे, अशोक यात्रा किए थे। ये फिर हर हर खोजकर्ता है, फिर हर हर रूमेदई को फिर हर, ठीक है, रूमेदई भी फिर हर है, याद किए हैं कि खोजकर्ता? अच्छा बोलिए बाबरू अभिषेक खोजकर्ता कौन है? ठीक, कैप्टन भट्ट है। बाबरू शिलालेख खोजकर्ता कौन है? कैप्टन भट्ट। अच्छा इसी अभिलेख में वो अशोक अपने को क्या स्वयं को बोला था? मगध का सम्राट बोला था बाबरू शिलालेख में। इसका खोज क्या था? कैप्टन भट्ट किया था। अच्छा बताइए ये जो है सारनाथ स्तंभ अभिलेख बताए तो इसका खोजकर्ता कौन है? सारनाथ कोई स्टाइन है,
ऑरेल स्टाइल है, ऑरेल स्टाइल है। अच्छा, किसी विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? अधिकारी क्या नाम था वो? सीताध्यक्ष, ठीक है। खाना का, सीता अध्यक्ष बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए खानों का अध्यक्ष बताइए, खानों का अध्यक्ष, ठीक है, आकर अध्यक्ष। अच्छा, बोलेगा व्यापारिक कर का प्रधान कौन था? व्यापारिक कर का प्रधान शुल्काध्यक्ष, व्यापारिक कर का अध्यक्ष प्रधान शुल्काध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्रा अध्यक्ष। वो जो व्यापार मार्गों का अध्यक्ष कौन था? व्यापार मार्गों का अध्यक्ष संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष था, ठीक है। हो गया समझ। फिजिक्स होगा। अच्छा बताइए तो, हिंदी व्याकरण जनक कौन है? हिंदी व्याकरण जनक दामोदर पंडित है, ठीक है। मिल्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को, ठीक है। अच्छा बताइए तो, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग में राजमार्गों में सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, जिसको नैनी बोलते, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, पटना में, पटना में। नैनी पटना में, जो कि इसका स्थापना कब हुआ था? फरवरी 2004 में हुआ था, फरवरी 2004 में हुआ था नैनी का। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड बताइए तो गुजरात के किस शहर में है? भावनगर जिला, ठीक है। भावनगर जिला के अलंग शहर, याद रखिए, भावनगर जिला के अलंग शहर में। अच्छा बताइए तो, मरमा गोवा किस राज्य में है? गोवा में, ठीक है। अच्छा, भारत में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी बोलेगा तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। और दुनिया का बताएगा सबसे तेज चलने वाली ट्रेन चीन का शंघाई मैगलेव है। शंघाई मैगलेव कितना किलोमीटर चलता है? 460 किलोमीटर, 460 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। अच्छा बताइए तो, अच्छा NW फर्स्ट बताइए तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? NW फर्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग डुगरी से हल्दिया, हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया, धुबरी से सदिया चलता है। राजमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या 2 चलता है। प्रयागराज से हल्दिया भी चलता है। अच्छा बताइए तो, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम जो है, इसका घोषणा कब किया गया था? 1986 में, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम का बताइए तो कितना लंबाई है? लंबाई 1620 है। पानी उल्टा है। नहीं,